दोस्तों 18 सेंचुरी में अंग्रेज़ों ने जो रेल नेटवर्क शुरू किया था वो आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन चुका है। हर रोज़ लाखों यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने वाले भारतीय रेल का इतिहास बड़ा ही शानदार रहा है। रेलवेज अंग्रेज़ों द्वारा शुरू किए गए उन सिस्टमों में से एक है जिसने भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया। इसीलिए आज़ादी के बाद भी भारत सरकार ने इस पर डेवलपमेंट जारी रखा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इंडियन रेलवे। तो किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रेलवेज का बहुत बड़ा रोल होता है। रेलवेज एक ड्राइविंग फोर्स का काम करती है। 19वीं सदी में ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस में रेलवेज ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडस्ट्रियलाइजेशन में। ये लोगों को रिलायबल और चीप इंडस्ट्रियल सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। रेलवे की सहायता से भारी वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना आसान हो गया था। इसके साथ ही रेलवेज इंजीनियरिंग सर्विसेज और हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रमोट करती है। मॉडर्न इंडिया को शेप देने में भी इंडियन रेलवेज ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इंडियन रेलवेज पूरी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जो प्रतिदिन लगभग 13 से 14 हज़ार पैसेंजर्स को कैरी करती है और 8 से 9 हज़ार ट्रेनें रोज़ चलती हैं। 16 अप्रैल 1853 में चली थी पहली पैसेंजर ट्रेन, जो बॉम्बे से यानी बोरी बंदर से थाने तक का सफ़र यानी 34 किलोमीटर तक का सफ़र उसने तय किया था। इस ट्रेन को ऑपरेट कर रहे थे 3 लोकोमोटिव्स, जिनका नाम रखा गया था साहिब, सिंध और सुल्तान। इसमें 13 कैरेजेस थे और लगभग 400 पैसेंजर्स ने इसमें सफ़र किया था। ये रेल नेटवर्क ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे यानी GIPR और ईस्ट इंडिया कंपनी के अलायंस ने मिलकर बिल्ड किया था। इसकी सक्सेस के बाद 1854 में ईस्ट इंडिया में भी और 1856 में साउथ इंडिया में भी इस रेलवेज़ को लॉन्च किया गया। 1864 में कैलकाटा दिल्ली लाइन शुरू होती है और 1864 में इलाहाबाद से जबलपुर तक की लाइन शुरू होती है। इन सारी लाइंस को GIPR यानी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवेज के साथ लिंक कर दिया जाता है और इस तरह 1869 तक 6000 माइल से भी ज़्यादा रेल नेटवर्क इंडिया में फैल चुका होता है। दोस्तों, रेलवेज़ के डेवलपमेंट का ये अर्ली फेज़ ज़्यादातर प्राइवेट कंपनीज़ के द्वारा फंडेड था, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेलवेज़ में इन्वेस्ट करने के लिए 5% की इंटरेस्ट गारंटी दी हुई थी। 1855 से 1860 के बीच में लगभग 5 से 8 रेलवेज कंपनी स्टैब्लिश हुई, जिनमें से जो मुख्य थे वो थे ईस्टर्न इंडियन रेलवे, ग्रेट इंडिया पेनिनसुला कंपनी, मद्रास रेलवे और बॉम्बे बड़ौदा सेंट्रल इंडिया रेलवे। इस डेवलपमेंट का मेन मोटिव ये था कि वो ब्रिटिश कैपिटलिज्म को सपोर्ट करे, लेकिन ये सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉस्टली था और स्लोली डेवलप हो रहा था। इसलिए 1869 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया कि वो रेलवे को एज अ स्टेट एंटरप्राइज डेवलप करेंगे। इसके बाद भी रेलवे के डेवलपमेंट की स्पीड ब्रिटिशर्स और कॉलोनियल गवर्नमेंट को इम्प्रेस नहीं कर पाती है। इसलिए 1880 में प्राइवेट और स्टेट दोनों मिलकर रेलवे को बिल्ड करती हैं। तो इस अर्ली फेज ऑफ डेवलपमेंट में हमें 3 बातें याद रखनी हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट हुई थी रेलवेज़ में वो सिर्फ ब्रिटिश इन्वेस्टर्स ने की थी। सेकेंड पॉइंट कि पहले 50 साल में रेलवेज़ फाइनेंशियल लॉस यानी घाटे में थी। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि इंडिया के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं किया गया था इस डेवलपमेंट में, क्योंकि रेलवेज़ का डेवलपमेंट सिर्फ ब्रिटिश कॉलोनियल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के किया गया था। रेलवे लाइंस मोस्टली पोर्ट से इंडिया के जो स्मॉल एरियाज थे उनमें गुड्स प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करी जाती थी। इस बीच इंडियन इंडस्ट्री की नीड्स को इसमें पूरी तरह से निगलेक्ट किया जाता है और रेट्स भी इस तरह तय किए गए थे कि गुड्स के इंटरनल मूवमेंट की बजाय वो एक्सपोर्ट को ज़्यादा अफेक्ट करते थे। इस तरह से इंडिया में रेलवेज की शुरुआत हो जाती है, जिसको ब्रिटिश ने अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट के लिए डेवलप किया था। लेकिन इसका फ़ायदा इंडिया के नेशनलिज्म को भी होता है। इंडिया की रेलवेज ने इंडिया को यूनिफाई करने का काम किया था। तो अब चलते हैं रेलवे डेवलपमेंट के नेक्स्ट फेज़ की तरफ, 1900 से 1947 तक का सफ़र। दोस्तों, कंस्ट्रक्शंस और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती रहती हैं और लगभग 50 साल बाद रेलवेज फाइनली प्रॉफिट कमाने लगती हैं। ये प्रॉफिट कमाने का सिलसिला 1901 से शुरू होता है। अब क्योंकि प्रॉफिट कमा रहे हैं इसलिए गवर्नमेंट का इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है इसमें और वो इसमें इंटरवीन करने लगती है। इसी तरह से 1900 में GIPR यानी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे
पहली स्टेट ओन्ड कंपनी बन जाती है। और आने वाले कुछ सालों में यानी 1907 तक गवर्नमेंट ने सारी की सारी लाइंस को परचेज कर लिया होता है और इसे वापस से प्राइवेट इन्वेस्टर्स को दे दिया जाता है लीज पर। इसके बाद 1901 में एक रेलवे बोर्ड बनाया जाता है जिसमें कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एक इंग्लिश रेलवे मैनेजर और एक एजेंट मेंबर होते थे। इसकी पावर्स को 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा फॉर्मलाइज कर दिया जाता है और तब से इस बोर्ड का साइज और इम्पैक्ट बढ़ता ही गया। इसके साथ ही सेंट्रलाइजेशन की तरफ भी गवर्नमेंट ने कदम उठाना शुरू कर दिया था। फिर 1923 में जीआईपीआर और ईस्ट इंडिया रेलवेज को नेशनलाइज कर दिया जाता है और 1924 में रेलवे के बजट को जनरल बजट से अलग कर दिया जाता है और आखिरकार 1925 में रेलवे को उसका पहला डिविडेंड रिसीव्ड होता है और 1925 में बॉम्बे से कुल्ला तक पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का भी संचालन हुआ था। 1929 आते आते रेलवे नेटवर्क की ओवरऑल लेंथ 66,000 किलोमीटर तक की हो चुकी होती है और ये सालाना लगभग 620 मिलियन पैसेंजर्स और 90 मिलियन टन्स के गुड्स को कैरी कर रही होती है। इसके बाद 1929 के द ग्रेट डिप्रेशन और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से इंडियन रेलवेज की डेवलपमेंट में स्लोनेस आ जाती है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवेज का शुरुआत किया। उन्होंने अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट से ब्रिटिश गुड्स को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए इसको प्राइमरली यूज़ किया, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि इससे इंडियंस का भी फ़ायदा हुआ। फिर चाहे वो इंडियाज़ की इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो या फिर इंडिया के नेशनलिज्म का बढ़ना, इंडियन रेलवेज़ ने इन दोनों को ही सपोर्ट किया। अब बात करते हैं अगले फेज़ की, यानी पोस्ट इंडिपेंडेंट के फेज़ की। पहले हम बात करेंगे 1948 से 1980s तक के सफ़र की। दोस्तों 1947 में इंडिया को मिली इंडिपेंडेंस और ब्रिटिशर्स के डिपार्चर के बाद देश दो हिस्सों में टूट गया, इंडिया और पाकिस्तान। इसका इम्पैक्ट रेलवेज पर भी हुआ क्योंकि लगभग 40% क्रिएटेड नेटवर्क न्यूली क्रिएटेड पाकिस्तान में चला गया था। बहुत सारी मेजर्स लाइन जैसे वेस्ट बंगाल, आसाम और नदर्न वेस्टर्न रेलवे डिवाइड होने की वजह से आइसोलेट हो गई थी। इसके बाद पार्टीशन के टाइम जो ट्रेन रेफ्यूजीज़ को कैरी कर रही थी, वॉलेंट मॉब ने उसे अटैक किया और उसको बहुत डैमेज किया और साथ ही साथ रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफ़ी डैमेज किया। तो 1947 में टोटल 42 रेल सिस्टम्स इंडिया में मौजूद थे और 1951 में इन यूनिट्स को एक बड़ी यूनिट की तरह नेशनलाइज कर दिया जाता है और इसी तरह इंडियन रेलवेज़ का निर्माण होता है और इसी तरह इंडियन रेलवेज़ वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क बन जाता है। और 1951 में ही इंडियन रेलवेज़ अपने नेटवर्क को जोन्स में रिकॉग्नाइज करने का काम करती है। 14 अप्रैल 1951 को सदर्न रेलवे जोन क्रिएट किया जाता है और इसी के साथ 5 नवंबर को सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे का भी निर्माण होता है और इसी तरह 14 अप्रैल 1952 को नदर्न रेलवेज, ईस्टर्न रेलवेज और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज का जोन बनाया जाता है। और 20th सेंचुरी के लेटर हाफ में रेलवे अपने मॉडर्नाइजेशन की तरफ स्टेप लेती है। कॉलोनियल एरा के लोकोमोटिव्स को स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेन से रिप्लेस कर दिया जाता है और 1979 में सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन यानी CORE कोर को इस्टेब्लिश किया जाता है और इसके बाद रेलवे लाइंस का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हो जाता है। दोस्तों इस तरह से 1947 यानी इंडिपेंडेंस के बाद रेलवेज़ को देश के इंटरेस्ट में काम करने के लिए डेवलप किया जाता है। आइए अब अगले स्टेशन यानी नेक्स्ट फेज़ की तरफ चलते हैं। ये फेज़ है 1980 से 2000 तक का, जहां टेक्नोलॉजी और फेजिंग आउट स्टीम के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों 1980 में इंडियन रेलवेज स्टीम लोकोमोटिव्स को पूरी तरह से फेज आउट कर देती है क्योंकि इस फेज़ में इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है। 1980 और 2000 के बीच लगभग 4000 किलोमीटर्स ऑफ ट्रैक को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाता है और इस बीच ही 1984 में इंडिया का पहला मेट्रो सिस्टम कैलकाटा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद 1990 में 738 किलोमीटर की लॉन्ग ट्रैक यानी कोंकण रेलवेज का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है जो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ देती है। इसके बाद आता है कंप्यूटराइजेशन का रिवॉल्यूशन रेलवेज में। 1980 में इंडियन रेलवेज दिल्ली में कंप्यूटराइज टिकट और रिजर्वेशन का उद्घाटन करती है और धीरे धीरे इसे मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। इससे पैसेंजर्स किसी भी टर्मिनल से अपनी सीट रिजर्व या कैंसिल कर सकते हैं
और 1995 आते आते इस सिस्टम को पूरे देश में एक्सटेंड कर दिया जाता है। दिसंबर 1994 में टेलीफोन बेस्ड फ़ोन इंक्वायरी यानी IVRS को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। हम ये कह सकते हैं कि इस फेज़ में मोस्टली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डेवलपमेंट रेलवेज़ में होते हैं और रेलवे देश के डेवलपमेंट का एक फाउंडेशन स्ट्रक्चर बन जाती है। इसके साथ ही ये इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला सबसे बड़ा एंटरप्राइज भी है। रेलवेज़ नेशनल इकोनॉमी को मजबूत बनाने का काम करती है और इसी तरह इंडियन रेलवेज 20वीं सेंचुरी एंड होते होते देश की लाइफलाइन बन जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट फेज में जो है 21वीं सेंचुरी। 2002 में इंट्रोड्यूस होता है द फेमस IRCTC। भारतीय रेल ने IRCTC को 2002 में इंट्रोड्यूस इसलिए किया था क्योंकि वो टिकटिंग और रिजर्वेशन सिस्टम को ऑनलाइन करना चाहते थे। 2002 के बाद ही इंडिया की मेजर सिटीज़ में मेट्रो स्टेशन का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। 2002 में दिल्ली की फेमस मेट्रो DMRC, 2011 में बैंगलोर मेट्रो, 2013 में गुड़गांव और 2014 में मुंबई में भी मेट्रो शुरू की जाती है। ये टाइम पीरियड है इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ का। तेज़ी से बढ़ रही इंडियन इकोनॉमी को और तेज़ करने के लिए 2005 में डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का भी फर्स्ट प्रपोजल रखा गया था। हालांकि इसके कॉन्ट्रैक्ट का पहला साल 2013 में शुरू हुआ था। 2009 में इंडियन रेलवेज विजन 2020 नाम से एक डॉक्यूमेंट भी तैयार किया गया था। 1947 में इंडियन रेलवेज ने ब्रिटिश से 56,996 का नेटवर्क इनहेरिट किया था। 2009 में रेल नेटवर्क था 64,099 किलोमीटर। मतलब आज़ादी के 62 या 63 साल बाद भी सिर्फ 10,000 किलोमीटर का ही इंक्रीज़ हुआ था। इसीलिए विजन 2022 के डॉक्यूमेंट में 25,000 किलोमीटर की न्यू लाइन्स को ऐड करने का टारगेट रखा जाता है। और इसी के साथ ही रेलवेज़ ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी प्रोत्साहन देने की बात रखी। इसमें पैसेंजर ट्रेन्स को 160 किलोमीटर पर आवर से 200 किलोमीटर पर आवर बढ़ाने की बात रखी गई। ओवरऑल विजन 2020 रेलवेज़ के एक्सपेंशन और आगे की डेवलपमेंट की बात करता है। दोस्तों 21वीं सेंचुरी है डिजिटलाइजेशन की और इसमें भी इंडियन रेलवेज पीछे नहीं है। डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव को प्रमोट करते हुए आज लगभग 6 से 8 हज़ार रेलवे स्टेशन में फ्री वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध है। और इसके साथ ही 2016 में इंडिया की फर्स्ट हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस का भी उद्घाटन हुआ। ट्रेन दिल्ली से झांसी तक का सफ़र 91 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में 265 मिनट्स में ही करती है। इस सफ़र की टोटल लेंथ है 403 किलोमीटर्स। इसी बीच 2016 में पहली बुलेट ट्रेन को लॉन्च करने की भी बात हुई, जिसका डेवलपमेंट अभी भी चल रहा है और जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चलेगी। इसका एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है 2026। और इसके बाद 2019 में इंडिया ने अपनी पहली इंजनलेस सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का उद्घाटन किया और आज लगभग देश में 150 से भी ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं। दोस्तों इस तरह 21वीं सेंचुरी में ना सिर्फ इंडियन रेलवेज़ ने पैसेंजर सर्विसेज को इम्प्रूव किया बट बहुत सारे नए रिकॉर्ड्स भी बनाए। आइए अब अपने सफ़र को फ्यूचर की तरफ लेके चलते हैं। दोस्तों 2020 में जब कोविड-19 ने इंडिया को इम्पैक्ट किया और देश को हिला के रख दिया, तब इंडियन रेलवेज़ ने पहली बार अपने ऑपरेशंस को बंद किया। इसका मतलब ये नहीं था कि रेलवे ने अपना काम बंद कर दिया। कोविड के टाइम भी रेलवे ने अपना कंट्रीब्यूशन देश को देना जारी रखा। यहाँ पे रेलवे ने एक बहुत ही सराहनीय काम किया था जब उसने 5,601 कोचेस को एक कोविड के केयर सेंटर में कन्वर्ट कर दिया था। इसके साथ ही वर्ल्ड के पहले कोविड सेफ कोच को भी अनवील किया गया और कोविड-19 में श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स भी चलवाई जिन्होंने माइग्रेंट्स को अपने घर तक पहुँचाया। और इसी के साथ रेलवे ने 1.85 करोड़ की मील और 2.21 करोड़ के वाटर बॉटल नीडी लोगों तक पहुँचाए और इसके साथ ही 6.4 मिलियन टन के गुड्स और 44 मिलियन टन्स के फूड ट्रेन्स को भी देश के कोनों कोनों तक पहुंचाया। हम ये कह सकते हैं कोविड-19 के कठिन समय में भी इंडियन रेलवेज़ ने अपने पहिए थमने नहीं दिए और हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भारत में आगे चल के कुछ भी हो, इंडियन रेलवेज़ अपने जोरों और शोरों पर चलती रहेगी और देश की भी सहायता करती रहेगी। अब यहाँ आने वाले 2026 तक रेलवेज़ को पहली बुलेट ट्रेन का इंतज़ार है। वहीं रेलवेज़ ने पब्लिक पार्टिसिपेशन पर भी जोर डालना शुरू कर दिया है और अक्टूबर 2019 में देश को अपनी पहली प्राइवेट ट्रेन जिसका नाम है तेजस वो भी मिल चुकी है। अब रेलवेज़ इस दौर में आ चुकी है कि वो एक आम आदमी की सवारी भी है और एक बिजनेस एंटिटी भी है। दोस्तों ये थी कहानी इंडियन रेलवेज़ की।
हमने ये देखा कि कॉलोनियल टाइम से लेके अब तक रेलवे में कितना डेवलपमेंट और एक्सपेंशन हुआ और रेलवे ने कठिन समय में भारत की सहायता कैसे करी। तो दोस्तों, अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो के साथ जुड़ें, इसे लाइक करें और हमें कमेंट्स में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।